हाँ बढ़िया। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ओके सर। हाँ, हिंदी की बुक लिया है? सर बुक नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। तो जो हम बताने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बुक इसमें है भी नहीं, क्योंकि हिंदी तो एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है ना, तो बस सबको आना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में। तो आप लोग और कौन? सूर्यांश? यस सर। अच्छा आ गए, वेरी गुड। अच्छा यस आज हम सर। जो आप लोग का जो ये हिंदी की जो बुक है, अब आप लोग को जो बुक आएगी, इससे पहले कौन सी थी? बसंत 2। बसंत 2 थी सर। हाँ, अब बसंत 3 हो गई है ना। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है ध्वनि। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ध्वनि। दिख रहा है चैप्टर में? यस सर। यस सर। अच्छा ये नहीं जो सर, बोर्ड नहीं में मैंने ये डायग्राम नहीं दिख रहा, बोर्ड पे जो बनाया मैंने, लिखा हुआ है, दिख रहा है? सर दिख रहा मुझे। सर हाँ मुझे सर। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बेटा, रोशनी थोड़ा सर सा मुझे नहीं, अंधेरा तो नहीं पड़ रहा है घर में? आई थिंक सर मेरे साथ लाइट वगैरह जला लो। हाँ, दिखा? पेज नहीं दिख। हेलो, यस सर, पेज की दिख रहा है? फोटो नहीं है इसमें। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। चलो मैं दिख रहा हूँ। यस सर मैं आप। अच्छा तुम्हारे पीछे ये बोर्ड देखो, इसमें हमने एक जो चैप्टर का ऊपर देखो लिखा है, सूर्यास्त तुम्हें दिख रहा है? यस सर। अच्छा ये बता सकते हो क्या लिखा है मैंने? सर आपने? हाँ क्या लिखा है बताइए? सर पार्ट 1 ध्वनि। हाँ वेरी गुड। और नीचे सर एक ड्राइंग बनाई, उस पे लिखा है ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शाबाश। अच्छा इस ड्राइंग से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये जो एक चैप्टर आपका है, इसको हमने एक ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। आपका चैप्टर क्या है? ध्वनि। अच्छा ये ध्वनि क्या है, कौन बताएगा मुझे? कितने लोग समझते हो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि सर साउंड। साउंड, यानी कि साउंड। आवाज, आवाज है ना। तो इस चैप्टर में आवाज, ध्वनि, साउंड के बारे में हमारे जो ये राइटर हैं, इन्होंने जो लेखक है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और जो ये चैप्टर के जो राइटर है उनका क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी और ये निराला। निराला, इनका नाम एक्चुअली है सूर्यकांत त्रिपाठी। और इनको अच्छी तरह निराला क्यों है, निराला क्यों रखा गया इनका नाम, तो बता सकता है कैसे पड़ गया निराला नाम? नहीं सर। नहीं। अच्छा हम लोग चैप्टर तो पढ़ेंगे, चैप्टर तो एक छोटे से पोयम है आपकी, है ना, इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, संदर्भ से व्याख्या भी लिखना आप लोग को आते ही है ना, उसको भी हम समझा देंगे। और थोड़ा सा हम सर आपकी आवाज शॉर्ट में, नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? फिलहाल तुमको आ रही मेरी आवाज? यस सर। और सना? आ रही है। सना आपको? वेरी गुड। आ रही है। अब तुमको जागृति सर आ रही है। आ रही है ना? तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये है क्या, कौन है ये, है ना? इनका थोड़ा सा कवि परिचय हम लोग समझ सकते हैं पहले, पाठ को पढ़ने से पहले। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये छायावादी युग के कवि है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, ये छायावादी युग क्या है? किसी दिमाग में आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो यस सर, पहले पे मेरे क्या होता दिमाग था? में। हाँ, ये जो कवि होते थे इनका सबका एक अपना युग होता था, ठीक है? तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे, ये किस युग के थे? छायावादी युग के थे। इसमें बहुत से थे, हाँ कोई प्रगतिवादी युग का था, कोई सबका अपना अपना एक युग था एक। तो उस वक्त का जो दौर था, जिस वक्त में ये कविता कहते थे, लिखते थे, इनकी रचनाएं लिखते थे, तो वो युग कौन सा था? छायावादी, ठीक है? हेलो छायावादी। जी। हाँ तो छायावादी यस सर, युग, छायावादी हाँ, युग में। तो इस युग के जो कवि हुआ करते थे वो बहुत ही आशावादी टाइप के हुआ करते थे। आशावादी समझते हो यस सर। यस क्या? सर, मतलब होप रखने वाले बहुत ही। हाँ, वो बड़ा होप रखना, उनको उम्मीद बहुत होती थी, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और बहुत सारी चीजों को लेकर वो अपनी कविताओं में
चलते थे। करते थे। तो हाँ, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी थे ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे, है ना? छायावादी हाँ, इनका जन्म जो है 1897 में बंगाल में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता जो थे, इनका नाम था राम सहाय त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के ही एक उन्नाव है ना? उन्नाव का नाम सुना है? हेलो, किसका? उन्नाव, उन्नाव यूपी तो यस जानते सर। हो ना अपना, होता उन्नाव में ही के थे इनके पिता। और जो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, इनकी जो आरंभिक शिक्षा यानी कि जो शुरुआत की जो पढ़ाई हुई थी वो घर पर ही हुई थी, ठीक है। और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, इन 3-4 भाषाओं का इन्होंने, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ाई की। यस। और इनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी जो थी इनकी बहुत ही निराली थी, है ना? तो इसीलिए इनका नाम ही निराला पड़ गया था, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, है ना, तुलसीदास, यस नए पत्ते, राम की शक्ति, बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं, जिनमें से एक रचना इनकी ये भी है ध्वनि, यानी कि आवाज, साउंड। इसके माध्यम से इन्होंने अपने कविता में जो भी चीजें बताने की कोशिश की है। इन्होंने देखिए एक चीज इसमें इन्होंने 2-3 चीजों का बहुत ही इस्तेमाल किया है, जैसे वसंत दिख रहा है। यस यस सर। सर। वसंत क्या होता है, कोई मुझे बताएगा वसंत क्या है? यस सर, दिख रहा है हाँ, वसंत क्या है? सर, ये एक ऋतु है। वेरी गुड, वसंत एक ऋतु है। वसंत से सर पहले ऋतु से है, कौन? ऋतु। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, वसंत से पहले कौन सी ऋतु आती है, ये कौन बताएगा? हेलो। हेलो, वसंत से पहले कौन सी ऋतु आती है, कोई बताएगा? सर गर्मी की। हाँ, गर्मी पतझड़। की। हाँ, पतझड़। यस सर। पतझड़ जो होता है, पतझड़ में हम लोगों ने क्या देखा है कि पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, है ना? देखा है कभी? भर हेलो, जाते हैं। हाँ, देखा है ना? उसके बाद की जो ऋतु आती है वो बसंत यस ऋतु सर। होती है। जो हमारी जितनी भी ऋतुएं होती हैं, वो चाहे यस सर, गर्मी, हाँ सर। जाड़ा, पतझड़, बरसात, जो भी है ना, इन सब में सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर ऋतु जो है वो बसंत मानी गई है। समझ रही हो क्यों? क्योंकि इस यस ऋतु में पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते निकलते हैं, बस। कोमल पत्तियां निकलने लगती हैं, छोटी छोटी यस नई सर। टहनियां निकलने लगती हैं। इस ऋतु में पौधों पर, पेड़ों पर फल फूल निकलने लग जाते हैं, है ना? तो ये ऋतु सारी ऋतुओं में सबसे सुंदर, यस। खूबसूरत, सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए इस ऋतु का यूज किया है, उपयोग किया है राइटर ने, है ना? वो इस ऋतु के माध्यम से ही बताना चाहता है अपनी जो भी बातें हैं इस ध्वनि चैप्टर में अपने, ठीक है। और राइटर जो है इसमें इसमें इसने कलियों का, फूलों का, टहनियों का बहुत यूज किया है। उसी के माध्यम से जो कवि जो है, ये देश के जो हमारे जो देश के नए युवा हैं, है ना, युवा पीढ़ी, यस। देख रहे हो, युवा यस पीढ़ी, सर। हाँ, ये जो यूथ है, इनको समझाने की कोशिश की है, इनको चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश की है, इनको जागरूक करने की कोशिश की है। और इनका जो आलस है, बहुत से लोग हैं थोड़ा सा आलसी टाइप के होते हैं, आलस्य होता है ना? तो उस आलस्य को दूर यस सर। करने के लिए हाँ इन्होंने कोशिश की है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा देखो तुम लोग को एक शॉर्ट में कवि जो है राइटर है उनके बारे में बताया, और एक संक्षेप छोटा सा चैप्टर जो आपका है उसके बारे में बता दिया, है ना? अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो संदर्भ से व्याख्या सब लोग कर ही लेते हैं। अब हम लोग पाठ के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमने कवि के बारे में बता दिया, राइटर इनसे कौन थे, किस युग के थे, इनका जन्म कब हुआ था, है ना, इनके पिता कौन थे, है ना? अच्छा, इनका एक चीज और था ना कि इनके जो हेलो। जीवन था वो थोड़ा सा दुख में बहुत गुजरा था। सबसे पहले इनकी माता जी का देहांत हो गया, समझ रहे हो आप लोग? हेलो, चुप नहीं हो हेलो सकती ना सूर्यांश, यहाँ पास वो चल रहा है, चंपल चल रहा है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आवाज बहुत कर सकती है सर। कोई बात नहीं। हमने कहा कि जो ये राइटर हैं जिनके बारे में हमने बताया, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी, आवाज आ रही? यस सर। हाँ, तो इनके बारे में अभी हमने काफी यस कुछ सर, आवाज बताया आ रही है। आपको, शब्बीर ने लीव मार दी और यार। है ना? अब कौन बोल रहा है एक ये? थोड़ा सा बड़ा शांत था, जब मैं क्वेश्चन करूँ तभी आप लोग बोलोगे ना, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये जो थे इनका
जो जीवन है वो थोड़ा सा कष्ट में बीता था, दिक्कत में शुरुआत में हुआ था, इसलिए इनकी बहुत अच्छी पढ़ाई मतलब घर पे ही हुई, बाहर नहीं हो पाई, है ना। सबसे पहले इनकी माता जी का देहांत हो गया, फिर इनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा ये आशावादी थे, होपफुल थे, इनको मतलब बड़ी उम्मीदों को लेकर, है ना, हर चीज को इन्होंने वो सारी चीजें इनकी कविताओं में दिखती है। तो अब इन्होंने कविता लिखी है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। सुना आप लोगों ने? हेलो। यस सर सुना। हाँ ठीक है, ये एक पार्ट अभी हमने पढ़ा इसका कविता का, यानी करीब आधी कविता मैंने आपकी पढ़ी। अब इसमें कविता में तो आप लोग देखिए, जो अभी हमने राइटर के बारे में बताया या पाठ का सारांश बताया, 2 चैप्टर में एग्जाम में आएगा कि ध्वनि पाठ का सारांश लिखिए। तो मैंने आपको सारांश बताया ना छोटे में कि कविता Yes, sir. क्या कहना चाह रहा है। तो अब इसका हम वो भी भेज देंगे आप लोगों को व्हाट्सएप पे, हाँ वो भी आएगा, आपको सारांश भी आएगा। अभी ये जो हमने एक आप लोगों को कवि परिचय बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं कौन, है ना। Yes, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी पढ़ाई कितनी थी, इन्होंने रचनाएं कितनी की, इनकी ये किस युग के थे, इन्होंने क्या क्या कविताओं की रचना की, ये सारी चीजें इनके जीवन परिचय में आती है। ठीक है, इसकी शुरुआत हम लोग आपको 8th क्लास से ही मैं दूंगा, पर 9-10 में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, हिंदी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमने इसको अभी से तुमको इसके प्रैक्टिस करवा दी है। आपका हाफ ईयरली एग्जाम में मैं इसको देने दूंगा भी। ठीक है, तो इसको इस तरीके की बहुत सारी चीजें रहेंगी, ये चैप्टर है, इससे बहुत सारी कविताएं आएंगी, कोई भी कविता का से किसी भी कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आ सकता है, तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। ये पहली चीज okay, होगी। sir. दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, वो आप लोग करते हो और बहुत ही ईजी है, बहुत आसान से कर लेते हो, कि जैसे एक कविता है, एक उसका पैरा दे दिया गया, संजय दे दिया, हमें वहाँ दिया, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया। अब अभी हाँ, अभी हम लोग उससे क्या करेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या आता है ना। Yes. हाँ तो Yes, sir. संदर्भ, हाँ संदर्भ क्या होता है? सर संदर्भ सर जिसमें परिचय, जिसमें लिखा होता है कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, कब किससे ली गई है और इसके रचयिता कौन है। शाबाश, वेरी गुड। तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो भी प्रस्तुत पंक्तियां हैं या लाइनें हैं, ये हमारी पाठ्य पुस्तक जैसे कि वसंत 3 से, है ना, के ध्वनि नामक पाठ से ली गई है ना, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। अच्छा, दूसरी टॉपिक क्या आती है वो संदर्भ के बाद, कौन बताएगा? सर प्रसंग। प्रसंग प्रसंग। अच्छा, या तो हम प्रसंग अलग भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग संदर्भ में ही प्रसंग को भी ऐड कर देते हैं। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? प्रसंग वो चीज होती है जिसमें हमको ये बताना होता है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। समझ रही हो? इस कविता में तो कौन बताएगा कवि क्या कहना चाह रहा है? हमने एक बना दिया, एक डायग्राम बनाने किया है, उसमें थोड़ा सा देखिए हिंट भी दे दिया है आप लोगों को, बहुत आसानी से बता सकते हैं कवि क्या कहना चाह रहा है। बताइए, सूर्यांश, सना, शबीर, कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ तो बताइए, बताओ, आप ही बताओ। सर इस कविता में कवि युवा, यस सर, हाँ, सर इस बताइए। कविता में कवि युवा पीढ़ी को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी एक कविता के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाह रहा है। वेरी गुड, शाबाश। और उसने वसंत ऋतु का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वसंत ऋतु में है ना बहुत ही मतलब एक बताया ना कि पतझड़ के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा मौसम आया, सब कुछ बहुत ही उसमें, सुहावना मौसम होता है। हाँ तो उस सब चीजों को ये अपने, हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या। तीसरा चीज क्या हो जाती है? व्याख्या। अब व्याख्या तो बहुत ही मतलब ये कि कवि क्या क्या व्याख्या, व्याख्या समझते हो ना क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, है ना, कि किसी भी बात को जो चीज कही गई है उसको अपने लैंग्वेज में, हाँ अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करके, है ना, उसका व्याख्यान करना, व्याख्यान से ही व्याख्या बनी है। ठीक, तो व्याख्या में इसमें क्या कह रहा है? हाँ, तो अभी न होगा मेरा अंत, कवि क्या कह रहा है कि अब उसमें कि अभी न होगा मेरा अंत,
क्यों नहीं अभी उसका अंत होगा? और बताएगा? क्योंकि अभी उसका कहना है कि अभी अभी जो मेरा, सो आशावादी था ना सर। हाँ अभी अभी कह रहा है कि जो जीवन उसका जो है, उसके जीवन का जो उपवन है, उपवन को उसने, उपवन से एक बगीचे से, बाग से उसने जो एग्जाम्पल लेने की कोशिश की कि जीवन रूपी उपवन में अभी अभी सुकुमार बसंत का आगमन हुआ है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से एक पेड़ पर बसंत आने पर नई कोपलें, पत्तियां निकलती हैं, उसमें फूल निकलते हैं, उसमें मृदुल, मृदुल मीन्स इसमें मृदुल वर्ड आया है ना, कोमल 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 टहनियां निकलती हैं, उसी तरीके से अभी अभी तो ये कवि बने हैं और इसमें इन्होंने अभी अभी तो बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की है, स्टार्ट करना है कवि। हेलो, और इस कविता के ही माध्यम से जो हमारे यस सर, आवाज थोड़ा युवा, फंस हाँ जो युवा, इस कविता से ही वो जो युवा पीढ़ी है उनके आलस्य को उसको दूर करना है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि अभी अभी उसका अंत नहीं हो सकता है, अभी तो उसे बहुत कार्य करना है ना, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए जो युवा पीढ़ी है उसको वो करना है, प्रेरित करना है, प्रेषित करना है। फिर कह रहा बसंत के में आने पे जिस तरह से प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, उनकी टहलियां कोमल कलियां आ जाती हैं, पूरा वृक्ष नए नए कोमल पत्तों से ढक जाता है, इससे लगता है कि उसका शरीर कोमल हो गया है, प्रकृति के चारों ओर कोमलता और मृदुता फैल गई है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो उठा है। इसने अपने पूरे जीवन को किससे ऐड किया है, किससे तुलना की है? पूरे सर वसंत की नई नई टहनियों, मतलब शाबाश, वसंत ऋतु से, नई शुरुआत से सकी है। हाँ वसंत ऋतु से ही अपने जीवन को उसने तुलना की है। जिस तरीके से वसंत ऋतु में पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, टहनियां आती हैं, फूल लगते हैं, उसी तरीके से कह रहा है कि उसके कवि रूपी जो जीवन है उसमें उसका उत्साह का संचार हुआ है। ठीक है, अभी उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, अपने कार्य के और अपने कविता के माध्यम से यश का प्रचार करना है, प्रसार करना है। ठीक है, और वो देश ये आलस्य को, युवा पीढ़ी का आलस्य को दूर करना चाहता है ना, सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है ना। जो लोग आलस में डूबे हुए हैं, निराश हैं नवयुवक, है ना, अपने कविता के माध्यम से उनको वो प्रेरित करना चाहते हैं और उसमें उत्साह भरना चाहते हैं। यही सारी चीजें इन्होंने इस अपने कविता में बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपका एक स्टेंजा यहाँ पे खत्म होता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ एक बार, फिर बता सकते हैं हम। सूर्यांश, तना, शबीर, जागृति, एनीवन? कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? सर जो आपने बताया सर वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आवाज बहुत फंस रही थी। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बसंत ऋतु में पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, उसी तरीके से अभी अभी मेरा कवि रूपी जीवन जो है वो आरंभ हुआ है, और अभी अभी मैंने कविता लिखना शुरू किया है, और अभी अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है, मुझे अभी तो बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखनी है, जो देश के ये जो युवा पीढ़ी है जिनके अंदर आलस है, उनके आलस को दूर करना है, और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, उनके अंदर उत्साह भरना है, ये कवि करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कवि क्या है? आशावादी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कवि क्या है? आशावादी है। तो छायावादी युग के कवि ज्यादातर आशावादी होते थे, उनकी कविताओं में आपको उनकी आशाएं, जिज्ञासाएं, ये सारी चीजें हमेशा मिलेगी। इस युग के किसी भी कवि की आप कविताएं उठाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा इसका स्टैंजा स्टार्ट होता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नौ जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा। ये इनका इसका लास्ट स्टैंजा है। ठीक है, इसमें भी देखिए अगर ये चीज आती है तो इसमें भी आपको संदर्भ में वही लिखना है जो आपने लिखा हुआ है।
ठीक है। हेलो, यस सर, क्योंकि पूरी कविता तो एक ही है ना। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपने वही लिखा। प्रसंग जो है, देखिए प्रसंग में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि वो उस पार्ट में कुछ दूसरी चीजें थी, तो उसको हमने प्रसंग उठाया था। और इसमें थोड़ा सा अलग हम करेंगे कि इस पंक्ति में क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि पुष्प से आलस्य हटाकर उन्हें उनके नए जीवन में अमृत से सींचना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरते रहें। यानी कि इसमें जो ये स्टैंजा है, इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो पुष्प के अंदर फूल जो हैं, इस लाइन के माध्यम से उनका जो आलस्य, फूलों में भी जो आलस्य है, तो उस आलस्य को वो खींचकर हटा देना चाहता है और उसको अनंत काल तक के लिए, हमेशा के लिए क्या करना चाहता है, ताकि वो अनंत काल तक हाँ खिलकर अपना सौंदर्य, अपनी खूबसूरती को फूल बिखेरता रहे। ठीक है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही हाँ, है। अरे अच्छा, अब इसमें भी वही चीज व्याख्या आई। व्याख्या में भी इसमें कभी कह रहा कि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आंखों से आलस छीन लेना चाहता है, अर्थात कभी उनका आलस दूर कर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। कभी जो है, जो फूल रात भर सोए हुए हैं, तो उनकी जागरूक आंखों करना। से, हाँ आंखों से, अच्छा हमेशा आप लोग देखा होगा कि हम लोग अपनी ही बात करें, चाहे फूल की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम लोग अपनी बात भी करते हैं, जब सुबह सोकर उठते हैं तो क्या एकदम से चुस्त दुरुस्त रहते हैं? नो सर। हाँ, कोई ऐसा है जो सोकर उठता हो एकदम बिल्कुल फुर्ती उसके साथ तुरंत आ जाती हो? नो सर, नहीं कोई है? आता। तो रियांश, हेलो, यस सर। नहीं है ना? थोड़ा सा जब हम उठते हैं तो आंखों में थोड़ी सी नींद भरी रहती है, थोड़ा सा आलस रहता है। फिर जब उसके बाद हम फ्रेश होंगे, मुंह हाथ धो लेंगे या नहा लेंगे, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है, फिर से वो आलस दूर होने लगता है और एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जो रात भर पुष्प फूल जो सोए हुए हैं, उनकी आंखों से वो नींद को हटाना चाहता है और उनके अंदर आलस को दूर करके चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है उनको। ठीक है। और उनको 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 जो है हमेशा चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे, पुष्प की बात हो, या ये जो हमने यूथ की बात की थी, युवा पीढ़ी, इन सबको आलस को दूर करके वो उनके जीवन में अमृत को सींचना चाहता है। ठीक है, यही कवि चाह रहा है। वो उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। उनके जीवन से चाहे पुष्प हो, चाहे नवयुवक हो, उसका वो आलस छीन लेना चाहता है ना? उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है, अंतर्मन समझते हो? अंतर मतलब सर अंदर का मन। हाँ, उसके मन की आवाज, अंतर्मन, मन के अंदर की जो आवाज है, वो क्या कह रही है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहे। मतलब उसकी जो अंतर आत्मा, अंतर मन की आवाज है, क्योंकि आवाज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ध्वनि है, चैप्टर का नाम है ध्वनि। तो जाहिर सी बात, उसके अंतर मन की जो आवाज है वो क्या चाहती है कि फूल जो है अनंत काल तक हमेशा उसका सौंदर्य बना रहे और उसकी खुशबू हमेशा फैलती रहे। और इसी प्रकार से देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। ठीक है। और इसने इस जीवन में आशा एवं उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन के द्वारा दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है और अभी उसका अंत नहीं होगा। उसने फूल का एग्जाम्पल लिया है कि जिस तरीके से फूल को अपना आलस को दूर करके अपने आप को एकदम हमेशा के लिए अपना सौंदर्य और खुशबू भी कहता रहे, है ना? कभी चाह रहा है उसी तरीके से वो चाह रहा है कि जो हमारे नवयुवक हैं वो भी अपने अच्छे कार्यों से अपने को आपको अनंत अनंत काल तक, अपने आप को अनंत काल तक बिल्कुल जो है ना, बिखेर वो रखें।
हाँ, और तो इसलिए कह रहा है कवि कि अभी मेरा नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक चैप्टर था जो मैंने उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, राइटर के बारे में बता दिया, है ना। तो हम आशा से सौंदर्य से व्याख्या में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो वो कर सकता है। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही हो सौंदर्य से व्याख्या में? जागृति के अलावा शब्बीर, सूर्यांश, सना? नहीं सर। नहीं, सब चीज समझ में आ गई है। अगर बुक आपके पास आ जाएगी तो बुक में इनका कवि का परिचय तो शायद नहीं होगा, जो हमने बताया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना। जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे, मैं दोबारा भी इसको एक बार फिर से अगले क्लास में रिपीट कर देंगे, और भी आने वाले जो पोएम्स हैं उनके राइटर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है सर ये बहुत। हाँ बोलो। हाँ सूर्यांश बोलो। सर समझ में आ गया है सर। समझ में आ रहा है ना। इसे देखो, थोड़ा सा हमने एक डायग्राम के माध्यम से बनाना चाहा कि एक हमने टाइटल रखे हैं तो बसंत, क्योंकि उसमें बसंत ऋतु के बारे में बात हो रही है, वसंत से कंपेयर किया जा रहा है ना, नवयुवकों को। और जो युवा पीढ़ी है उनकी बात हो रही है, उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है? वसंत ऋतु से किया जा रहा है, फूलों से कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद आपका चैप्टर ध्वनि, ध्वनि में आवाज, साउंड सबको आपको पता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके लेखक है, ये भी आपको पता है, और इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए मैंने एक बनाया है, एक कमल का फूल बनाया, दिख रहा है आपको? यस सर। उसके बाद आपको दिख रहा है ये एक वीणा मैंने बनाई है, दिख रहा है? वीणा से क्या निकलती है? वीणा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पिछला भाग है और ये आगे का है ना। तो वीणा या गिटार ये जो बजता है ऐसे ऐसे ना, देखा होगा, उससे आवाज निकलती है ना, साउंड, म्यूजिक, है ना, ध्वनि। वही ध्वनि को मैंने थोड़ा सा इसमें